अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने फर्दर कंटिन्यूशन करें चैप्टर 2 में, जिसमें हम बात करेंगे कर्विलिनियर मोशन की। तो पार्टिकल जो है उसको हम किसी भी पॉइंट से जब डिफाइन करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर पोजीशन लाजमी उसकी एक पोजीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, जिससे आप आइडेंटिफाई करें कि पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उससे हमारे पास आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको ये फर्दर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि अगर वो आपको यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं और आपने पॉइंट ए को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब आप अगर वो पार्टिकल इस पर्टिकुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो आप उसके कुछ टाइम के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद आप उसकी न्यू पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So let's look at the definition. At time t, the particle is at position A, which is located by position vector r measured from some convenient fixed origin. Now this convenient fixed origin doesn't mean कि ये आपके आपकी पोजीशन के ऊपर होगा, वो so this convenient has, ये जो origin के convenience है, इसका ये मतलब नहीं आप random space में कोई point उठा लें. It has to have certain conditions. It needs to be fixed depending on your position. अगर fixed नहीं है, तो अगर ये rotate कर रहा है, तो आपके पास भी किसी reference से rotate करना चाहिए. तो origins की जो conditions हैं, ये आपके system के design या आपके environment पर होता है. So environment और the conditions of the systems, जिसके मुताबिक आप ये calculate कर सकते हैं. ठीक है, once you have to find the origin, ठीक है. Now, if both the magnitude and the direction are known at the time t, then the position of the particle is completely specified. Now, there are two conditions for this thing. Number one, magnitude, जो आपको चाहिए उसने magnitude की बात की है, ठीक है, और डायरेक्शन जो साथ उसकी चाहिए आपको, तो आपके पास किसी भी टाइम टी के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंप्लीटली, वो यूनिक हो जाता है. सो व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस वेक्टर आर? You know the magnitude of this vector r, you know the direction it which is pointing at, and you know the time at a particular instant कि उस टाइम t पर आ रहा है. Now if the particle is, वो उस टाइम पे completely identify हो जाएगा. ठीक है. Now at a time t plus t, जब आप थोड़ा सा एडवांस करते हैं टाइम में, तो पार्टिकल एक नई पोजीशन में पहुंचता है, दैट इज ए प्राइम. ठीक है, और ये जो वेक्टर जब इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, वो वेक्टर है r प्लस डेल्टा r. ठीक है, द कॉम्बिनेशन जो है ना इन दोनों का, अगर आप देखिए, इफ दिस इज द इनिशियल पोजीशन r और फाइनल पोजीशन r प्लस डेल्टा r है, तो r प्लस डेल्टा r अगर आप वेक्टर देखें, तो यू नीड टू ऐड समथिंग, r प्लस सम वेक्टर विल गिव यू r plus delta r. ठीक है. Now the displacement of the particle during time delta t is the, now we have calculated the displacement of the particle during time delta t is defined by vector delta r. ठीक है, this is the delta r, जो direct delta r है. Now the vector change of this position is clearly independent of the choice of origin. ये बात दोबारा आगे के जो वेक्टर चेंज आ रही है आपके पास, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ऑरिजिन, दैट इज ट्रू. जो चेंज है, दिस मींस डेल्टा आर, उसका ऑरिजिन से इतनी डिपेंडेंसी नहीं जितनी आर और आर प्लस डेल्टा आर की है. ठीक है, अगर आपके पास डेल्टा टी बहुत तेज चेंज आ रही है और आपका डेल्टा आर रैपिडली चेंज हो रहा है, ये वेक्टर बहुत दूर तक भी जा सकता है. और अगर रैपिडली चेंज नहीं हो रहा, तो ये वेक्टर बहुत थोड़ी टाइम के अंदर भी चेंज हो जाएगा. Now, if the origin were chosen at some different location, the position vector r would be changed, but delta r would be unchanged. That is true. अगर आप किसी और origin या किसी और location से ले लें और delta r सेम रहे, तो आपका ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा आर जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, वो ऑरिजिन डिपेंडेंट नहीं है. अगर सेम टाइम लैप आप, लेट्स से आप रनिंग कर रहे हैं और आपका लैप वही है रनिंग करने का एक पाथ पर, आपका रेफरी कहीं भी खड़ा हो जाए, दैट इज द रेफरेंस, आपका डेल्टा आर, आपका जो लैप टाइम है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हर ट्रैक पर सेम ही रहेगा. ठीक है, इट इज सेम थिंग. आपका डेल्टा आर जो है
अगर वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यू आर नॉट कंसर्न कि पॉइंट ए से पॉइंट प्राइम तक जो आपने लेना है, तो पॉइंट ए किधर लोकेटेड है, योर वेलोसिटी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ विल बी द सेम। ठीक है ना, दिस थिंग कैन बी, अब ये दो चीजें याद रखिए, डेल्टा आर है ये एक डायरेक्ट वेक्टर है, वेयर डेल्टा एस इज ए कर्व डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जिसके मुताबिक अब हम अपनी फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपने इक्वेशंस डेवलप की हैं, इसके मुताबिक अब हम अपनी कुछ इक्वेशंस डिफाइन करेंगे। स्टैंडर्ड हमारी जो इक्वेशंस हम जो फाइंड करेंगे, यू शुड रिमेंबर फॉर एवरी पाथ वी विल बी कैलकुलेटिंग द वेलोसिटीज एंड द एक्सेलरेशंस। ठीक है ना, जो हमने ऊपर डिस्कशन की, जो ऊपर से छोटी सी जो डिस्कशन लिखी हुई है, उस डिस्कशन का फायदा क्या, वो डिस्कशन हमें बेसिकली एक गवर्निंग इक्वेशन देती है डिस्प्लेसमेंट की, और उस डिस्प्लेसमेंट से हम जब उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इक्वेशंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन इक्वेशंस आएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, हमने ये डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास डेल्टा आर एक टाइम डेल्टा टी में कवर हो रहा है, सो वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ आर एग्जिस्ट पोजीशन फ्रॉम ए टू ए प्राइम, दिस मींस दिस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास आ गया है एवरेज वेलोसिटी ऑन ए पर्टिकुलर पाथ और कर्व पाथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको टाइम लिमिट लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर लेट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दिस मींस r is going to become, this means r plus delta r, it is going to be very close to r, you know, very close to r, not equal to but close to, approximately close to. So let's make it tilde, approximately close to. This means delta r is approaching zero also, and this would be written as dr by dt. This would become our instantaneous r prime, instantaneous velocity. ठीक है, अगर हम r को किसी भी डिस्प्लेसमेंट s से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट आवर वेलोसिटी कैन बी आल्सो रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ds by dt, which is equal to s dot. Now remember, r is a vector, r delta r, ds is not a vector, it's just a small distance, it's a arc length. लेकिन क्योंकि आपने r को लिमिट जीरो के करीब कर लिया, तो यू कैन से एज लिमिट डेल्टा r approaches to zero, you can say delta r is approximately equal to delta s. क्योंकि इतना छोटा आर्क हो गया कि ये कर्व है ये ख़त्म होके ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गई है, और डेल्टा आर भी इसके मुताबिक एक वेक्टर बन चुका है, तो दे आर ऑफ सेम dimensional magnitude. ठीक है, so we have defined the definition of our velocity. Now moving on to our acceleration. How do you define acceleration in this particular form? अब आपके पास जो कोई यूनिक कंडीशन आ जाती है, वो ये आती है कि हम वेलोसिटी टाइम इस कर्व पाथ पे वेलोसिटी के साथ हम एक्सेलरेशन लेंगे। अब हमारे पास हमें ये पता है कि अगर आप कर्व पाथ के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स लें और अपने टाइम को वेक्टर को मेजर करें, और हर वेक्टर के साथ आप उनकी पोजीशंस को मेजर करना शुरू कर दें, तो आपके पास हर बारी एक डेल्टा आर आएगा। लेट्स से दिस इज कॉल्ड डेल्टा r1, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा r2। आप इन दोनों का ओवरऑल टाइम से लें, यू विल गेट द सेम थिंग, यू आर गोना गेट एन एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, जिस तरह हमने लीनियर पाथ के लिए किया था। अगर अब हम इसी एक्सेलरेशन के साथ कहें लिमिट डेल्टा t इज अप्रोचिंग टू जीरो, अब आपके पास क्या आ जाएगा, a is equal to v dv by dt. This is going to be your इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आती कैसे है। इन रियलिटी यू जस्ट डोंट गो और आप अपने वेक्टर को डायरेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पाथ पर जो वेलोसिटी है, लेट्स से r1 पर जाके वेलोसिटी r1 प्राइम चल रही है और r2 पर
R2 डॉट चल रही है और R3 पर R3 डॉट चल रही है, तो इसकी अगर एक्सेलरेशन लेनी है तो हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को एक इंटरसेप्ट लेंगे और इस वेलोसिटी को ट्रांसलेट करके इस पॉइंट पर बना देंगे। ठीक है, सिमिलरली इस वेलोसिटी को जो R3 की है उसको इधर ले आएंगे और हम इस वेलोसिटी को इस पॉइंट पर बना देंगे ना। अब हम तीनों वेलोसिटीज को अगर देखें तो हम इसका एक आर्बिट्ररी सेंटर C बनाते हैं। दिस इज द आर्बिट्ररी सेंटर ऑफ ऑल वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द पाथ। पार्टिकल या आपने जो पाथ फॉलो किया उसका तमाम पॉइंट की जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनका आर्बिट्ररी पॉइंट पर कनेक्ट कर दे विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंट करना शुरू कर देंगे। दे विल जनरेट देयर ओन पाथ, देयर heads, vector heads is going to give a separate path। इस पाथ को आप कनेक्ट करना शुरू कर दें और उसके टेंजेंट टू ईच एक्सिस आपको टेंजेंट टू ईच कर्व आपको एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड ए होरोग्राफिक टेक्निक। ठीक है, जिधर आप अपनी वेलोसिटी वेक्टर्स को ट्रांसलेट करके एक कॉमन आर्बिट्ररी पॉइंट C पर कनेक्ट करें और आप उन तमाम वेक्टर्स को कनेक्ट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट ए एक्सेलरेशन कर्व बेस्ड ऑन दीज वेक्टर्स। ठीक है, सो दिस इज जस्ट स्मॉल सेम थिंग है। हमने अभी हम क्या किया, हमने एक सेम पाथ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया था पार्टिकल को, अब हमने उसी लाइन को कर्व में चेंज कर दिया। Now you have to understand a real time a particle follow combination of both a linear and a curvilinear path। ठीक है, अब हमारे पास जब दोनों paths define हो गए, now we are going to go for an acceleration। Now you have to remember one thing, in both the paths हमने दोनों के लिए velocity and acceleration find की थी। Now you also should remember कि velocity और acceleration से पहले हमने एक displacement टाइम रिलेशनशिप क्रिएट किया था ड्यू टू द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर सिस्टम। कि हमने सिस्टम की सिंप्लिसिटी क्या की, हमने सिस्टम में मास ख़त्म करके पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया, उस पार्टिकल के हमने एक स्पेसिफिक लाइन पे रन करवाया और हमने उस पार्टिकल की इनर्शियल प्रॉपर्टीज सच एज मास को निगलेक्ट करके सिर्फ उसके पाथ को ही देखा। एज अ रिजल्ट हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया फ्रॉम एन आर्बिट्ररी ओरिजिन फॉर बोथ द केसेस, फॉर लीनियर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ओ राइट ऑन द एक्सिस, और हमने उसकी पहले इस लाइन में डिस्प्लेसमेंट से हमने मेजर कैलकुलेट किया, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन किया। इन ए कर्व पाथ हमने एक आउट ऑफ द सिस्टम एक ओरिजिन रखा, उससे हमने वेक्टर आर डिफाइन किया और हमने वेक्टर आर की हर बारी एक नए पोजीशन से हमने उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट की। इन बोथ द केसेस याद रखें जो ओरिजिन है that is important. For linear, origin is at within the scale, but for the curvilinear the origin lies outside the path। ठीक है, why it is necessary outside the path, ताकि हम वेक्टर r जो है जो पोजीशन वेक्टर है उसको सेंसिबली मेजर कर सकें या सेंसिबली ले सकें। These are very important vital parts of the calculations और ये आपके आगे काम आएंगे for further calculations। ठीक है, so this is the end of the topic of curvilinear paths। Next we are going to talk about the coordinate systems।